बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट में हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन विच इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फंक्शंस, फास्फोलिपिड बाइलेयर, हिस्ट्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिटेल, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यानी कि मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल के साथ इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। Cell membrane is a dynamic structure that regulates material transported across the membrane. सेल मेम्ब्रेन है, ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये काम क्या करती है कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी कि सेल से बाहर या सेल से अंदर, यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको रेगुलेट करती है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये जो मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है और सेमी परमिएबल है, मीनिंग दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अदर्स कैन नॉट। सिर्फ चंद एक यानी कि सर्टन जो जिन मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगा वो ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेंगे, जिनको ये मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ये गुजरने देगी, बाकियों को ये नहीं गुजरने देगी। ठीक है। अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द सेल। जो रॉ मटेरियल होगा उसको सेल के अंदर इंटर होने देगी। अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल। जो चीज़ें सेल के अंदर सिंथेसाइज हुई हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंट्री ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स इनटू द सेल। और उसके अलावा जो लाइट अनवांटेड, नहीं शो हो रही। सर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही सर। माशाल्लाह बहुत अच्छे, आप लोग पहले नहीं बता सकते। सर अभी सर अभी 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 होगी, होना अभी हुई वाली है। है। सर अभी ठीक है, डिसअपियर हुई है। ठीक है, अभी आ रही है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। प्रिवेंट द लीकेज ऑफ इसेंशियल मैटर आउट ऑफ द सेल। ठीक है, जो सेल का मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको सेल से बाहर लीक आउट होने से बचाती है। ठीक है। सेल प्रोटेक्शन एंड और इंसुलेशन, उसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल इंसल्ट होगा, एक्सटर्नल इंजरी होगा, सबसे पहले वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी देन वो सेल को डैमेज करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये उस इंसल्ट को अपने ऊपर लेगी, उस इंजरी को बर्दाश्त करेगी। अगर इंजरी इसकी बर्दाश्त से बाहर होगी उसके बाद सेल को डैमेज होगा। ठीक है। रिसेप्टर साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स फॉर द सिग्नल। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर द अदर मॉलिक्यूल्स? फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हार्मोन्स, अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू एन अदर टिश्यू। जो सेल है उसको दूसरे सेल के साथ या दूसरे टिश्यू के साथ अटैच होने में हेल्प आउट करती है ये सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का पता है ना क्या चीज़ है? यस सर। यस सर। सर यस पता है। सर। चलें, ठीक हो गया। ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये देखें, ये लार्ज मॉलिक्यूल है उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करने देगी। इसी तरह जो नॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, नॉन चार्ज मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा जो वाटर है वो भी फ्रीली सेल के अंदर और बाहर मूव कर सकता है, अंदर भी आ सकता है फ्रीली और बाहर भी जा सकता है। उसके बाद जो है नॉन चार्ज, उसके बाद है चार्ज मॉलिक्यूल्स। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेल के अंदर फ्रीली इंटर नहीं हो सकते। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनको इंटर होने के लिए गेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह सोडियम गेट है, पोटाशियम गेट है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है।
प्रेशर गेटेड सोडियम चैनल है, ठीक है। तो इन जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्रॉस करने के लिए गेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो फ्रीली मेम्ब्रेन के किसी भी पोर्शन से इंटर नहीं हो सकते, अगर उन्होंने इंटर होना है तो उनको अपने स्पेसिफिक गेट की जरूरत होगी, उसी गेट के थ्रू वो मेम्ब्रेन के अंदर इंटर हो सकेंगे या बाहर निकल सकेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। जो अभी और परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यानी कि जो गैसेज हैं वो सेल के अंदर और बाहर डिफ्यूजन के थ्रू इजीली मूव कर सकती हैं। उसके अलावा हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। उसके अलावा स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स भी सेल को क्रॉस कर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, जिसमें एथेनॉल है। लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, और उसके अलावा चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज ने सेल के अंदर इंटर होना है तो इंटर होने के लिए उसको स्पेसिफिक चैनल की ज़रूरत होगी, ठीक है। और उस चैनल का जो गेट है वो सिर्फ उस वक्त खुलेगा जिस वक्त इंसुलिन आके उस गेट के साथ बाइंड होगी। जब इंसुलिन बाइंड होगी तो उस गेट को ओपन करेगी, जब उस गेट को ओपन करेगी तो ग्लूकोज ब्लड में से आगे सेल के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनको भी इंटर होने के लिए स्पेसिफिक चैनल, स्पेसिफिक गेट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सेल के अंदर या बाहर आ जा सकें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कैसे एंटर होंगे? क्योंकि वो लिपिड सोलुबल होते हैं और ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। जो लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफ्यूजन के थ्रू इजीली क्रॉस कर जाएंगे। सर इंसुलिन वाला रिपीट कर दें दोबारा। इंसुलिन वाला रिपीट कर दूँ, जो ग्लूकोज है ये लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके पोल्स हैं। तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसको क्रॉस करने के लिए गेट की जरूरत होती है, ठीक है ना। उनको बोलते हैं ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन उनके नाम चेंज होते हैं, ठीक है। मसल्स के ऊपर कोई और होगा, ग्लूट 1 चैनल हो सकता है, ग्लूट 2 चैनल हो सकता है, वो डिपेंड करता है, हर एक का नाम अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होगा, ठीक है। तो जो ग्लूट गेट्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर गेट्स होते हैं, वो सिर्फ उसी वक्त ओपन होंगे जिस वक्त इंसुलिन आके उस गेट के साथ बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद वो गेट ओपन हो जाएंगे। जब वो गेट ओपन होंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर इंटर होगा, ठीक है। यानी कि इंसुलिन एक मैसेंजर है कि गेट ओपन करो। जब तक इंसुलिन नहीं आएगी ग्लूकोज ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा लेकिन सेल के अंदर नहीं जा सकेगा। यही वजह है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है। जब इंसुलिन की कमी होगी तो वो मैसेंजर उस गेट तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि इंसुलिन नहीं है वो तो गेट तक वो इंफॉर्मेशन, वो एक पैगाम नहीं पहुंचेगा कि गेट ओपन करो। जब गेट तक पैगाम नहीं पहुंचेगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। वो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकेगा, इंटर नहीं हो पाएगा। तो जब वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाएगा तो वो किस जगह पे स्टे करेगा? ब्लड के अंदर। इसी वजह से डायबिटीज के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हाई रहता है। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आइए? यस सर। यस सर। चलें, ठीक हो गया। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन 1924 यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू डिच फिजिशियंस ई गॉर्टर एंड एफ गर्डनिल फाउंड दैट सेल मेम्ब्रेन वाज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ फास्फोलिपिड्स, ठीक है। 1924 में इन दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब मेम्ब्रेन की स्टडी की तो उन्होंने प्रपोज किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। किस चीज़ से बनी होती है? फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एज बैकबोन। उनमें क्या होगा? एक बैकबोन के तौर पे जो काम कर रहा है वो ग्लिसरॉल होगा विद अ हाइड्रोफिलिक हेड रीजन। उसमें एक हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लवर हाइड्रोफिलिक हेड रीजन होगा कंटेनिंग अ फास्फेट ग्रुप एंड अ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है वाटर को जो रिपेल करता है, वाटर से जो दूर भागता है, ठीक है। फोबिया मीन्स होता है डर, किस चीज से दूर भागना, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल रीजन containing a saturated fatty acid and an unsaturated fatty acid। जो टेल होती है उसके पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। ये भी हाइड्रोफिलिक हेड है और
दूसरी साइड पे इसकी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। Two layers of phospholipid hydrophilic heads are facing an aqueous environment and hydrophobic tails are facing one another। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, ठीक है, जो वाटर लवर पोर्शन है, वो एक्वस एक्वस एंड को फेस करेगा, एक्वस इन्वायरमेंट को फेस करेगा। और जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से दूर भागते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. By 1930, experimental evidence showed that the protein were also part of the cell membrane। 1930 में एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई जिसने ये शो किया कि जो प्रोटीन्स हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1935 में एक और स्टडी हुई, जेम्स डेनली एंड हग डेविसन प्रपोज द सैंडविच मॉडल। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने सैंडविच मॉडल प्रपोज किया। उसमें उन्होंने क्या बताया कि फास्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स विद पोर्स फॉर मॉलिक्यूल टू ट्रेवल थ्रू। उन्होंने कहा कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी एक प्रोटीन की लेयर होती है, इसके नीचे भी एक प्रोटीन की लेयर होती है, उस लेयर के अंदर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये 1935 में इन दो जिस तरह सैंडविच की होती है ना, एक ऊपर लेयर होती है और एक नीचे लेयर होती है, और उसके दरमियान में जो भी मटेरियल रखा जाता है। और ये वाला जो लिपिड बाइलेयर पोर्स होंगे जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Strong electron microscope would show that the cell membrane was not covered in protein but rather had protein embedded in it। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद हुई जिसमें देखने के बाद ये बताया गया कि जो प्रोटीन्स होते हैं उन्होंने कवर नहीं किया होता, ऊपर और नीचे से इस फास्फोलिपिड बाइलेयर को कवर नहीं किया होता, बल्कि वो उस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, किस तरह एम्बेडेड होते हैं ये देखें, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं, ये वाले प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुए हैं, इस सर आपकी मेम्ब्रेन के स्क्रीन अंदर नहीं शो हो गड़े रही। हुए हैं। Sir, stuck सर हुई है आपकी slide. हो रही है सर? Sir, हो रही है. नहीं सर, सर नहीं हो रही। Sir, सर stuck हुई है. स्टक आपका arrow सर हो रही की है. नहीं हो रही। Sir, चले मैं नहीं हो दोबारा रही. कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, दोबारा सर कर नहीं देता हो हूँ। रही। हाँ जी, दोबारा शेयर किया, अभी हो जी रही सर है? अब हो रही। जी जी सर। Yes, sir, हो रही है. यस सर, अब चले हो ठीक रही है, है। समझ आ गई है कि एम्बेडेड कैसे होते हैं। Sir, ये वो देखिए, प्रोटीन सर फिर से बता दें। सर वो स्लाइड दिखा दें दोबारा. चले मैं दोबारा से बता देता हूँ कि 1935 में इन दो साइंटिस्ट ने ये मॉडल प्रपोज किया था कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके ऊपर भी एक प्रोटीन की लेयर होगी और नीचे भी एक प्रोटीन की लेयर होगी। ठीक है, और उस लेयर के अंदर कुछ पोर्स होंगे, होल्स होंगे, सुराख होंगे जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ट्रेवल कर सकेंगे। ठीक है, ये कब हुई थी ये वाली स्टडी? 1935 में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ज़्यादा पावर वाली वो डिस्कवर हुई, वो ईजाद हुई। उसके अंडर जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो ये नतीजा मिला कि जो प्रोटीन लेयर होती है वो उसने ऊपर और नीचे से कवर नहीं किया होता, बल्कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं इसमें लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर। ये देखें, ये एम्बेडेड है, इसने ऊपर से कवर नहीं किया हुआ बल्कि इसके अंदर गड़े हुए हैं। ठीक है ना, जिस तरह किसी चीज़ को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है ना, इसी तरह ये मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन गड़े हुए हैं। इनको कहते हैं कि मेम्ब्रेन्स आर एम्बेडेड इन प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आई है? यस सर। Yes, sir. उसके बाद दोबारा फिर एक और स्टडी हुई 1972 में जिसको एस जे सिंगर एंड ग्रेथ निकोलसन ने प्रेजेंट किया। ठीक है, दे प्रेजेंटेड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन which displayed the cell membrane as an integration of proteins and other molecules into the phospholipid bilayer membrane। ठीक है, उन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के साथ देयर आर सम अदर मॉलिक्यूल्स।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अब हम पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने कहा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज मोज़ेक कंपोनेंट। ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, इंक्लूडिंग फास्फोलिपिड्स, एक हो गया फास्फोलिपिड, ठीक है, सेकंड नंबर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उन्होंने कहा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फास्फोलिपिड भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। दैट गिव्स द मेम्ब्रेन आ फ्लूइड करेक्टर, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो मेम्ब्रेन का करेक्टर है वो फ्लूइड जैसा हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये देखिए जी, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं उसके, ठीक है, जिसको वाटर लवर हेड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर ये प्रोटीन्स एम्बेडेड है। इन प्रोटीन्स के साथ जी इंटीग्रल प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स के साथ अगर शुगर चेन या कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई होगी तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम बोलते हैं, ठीक है। अगर यही चेन किसी लिपिड के साथ लगी हुई होगी तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ठीक है। अब वो जिस चीज़ के साथ अटैच है, अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। और ये देखें बिटवीन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल भी एम्बेडेड है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हर तरह की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें यानी कि एक सेल की मेम्ब्रेन है उसमें स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स हो सकते हैं या लिपिड हो सकते हैं। उसको एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ते हैं, माइलिन शीथ कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ लिपिड एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो माइलिन शीथ होती है जो कि नर्व सेल्स में पाई जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में जो होती है, ठीक है, वो प्राइमरीली उसमें क्या चीज़ आपको मेन कंपोनेंट मिलेगा, लिपिड। और लिपिड जो होते हैं वो एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, the site of many enzyme catalyzed process contain more protein than lipid, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं इनमें प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लिपिड्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी जो मेम्ब्रेन्स बताई गई हैं इन जगह पे इंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जब प्रोटीन इन नेचर इंजाइम उस जगह पे आपको मिलेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये वाले ग्लाइकोलाइसिस, ये काम इधर हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहता है कि उस जगह पे भी इंजाइम का जो हजूम होता है, इंजाइम की वजह से उस जगह का इंजाइम चूँकि प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन की वजह से उस जगह पे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि इन मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होंगे, माइलिन शीट में आपको लिपिड कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है। बताने का मकसद ये है कि ईच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हैज़ करेक्टरिस्टिक लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि उनके पास हर मेम्ब्रेन की करेक्टरिस्टिक है कि उसके पास या तो लिपिड ज़्यादा हो सकते हैं या प्रोटीन ज़्यादा हो सकते हैं, या स्पेसिफिक किस्म के लिपिड हो सकते हैं या स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अभी हम बात करते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स की। फास्फोलिपिड्स के आगे सब टाइप्स हैं, फास्फोग्लाइसराइड्स, उसमें ग्लिसरॉल विल एक्ट एज बैकबोन टू फैटी एसिड्स एंड फास्फोराइलेटेड अल्कोहल। ये तीन चीज़ें मिलके फास्फोग्लिसराइड बनाएंगी। उसके बाद है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन में स्फिंगोसिन विल एक्ट एज बैकबोन एंड प्लस फैटी एसिड। इसमें दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेजर जो लिपिड है वो है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में आपको क्या मिलेगा, शुगर कंटेनिंग लिपिड बिल्ट ऑन a backbone of ceramide। इसकी जो बैकबोन है वो ceramide है। दे इंक्लूड ग्लैक्टोसाइल एंड ग्लूकोसाइल ceramide एंड गैंग्लियोसाइड्स। स्टीरोल की अब बात करते हैं। स्टीरोल, मोस्ट कॉमन स्टीरोल इज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मोस्ट कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल intercalates among the phospholipids of membrane with its hydroxyl group at the aqueous interface। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंटरकलेट्स होता है, यानी कि इनके दरमियान में लगा होता है। ये देखें, इंटरकलेट्स बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है।
एंड इट विल अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो इफेक्ट होगी। कैसे इफेक्ट होगी वो हम अभी देखते हैं। इसके बाद ये डायग्राम्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कि फ्लूइडिटी को किस तरह इफेक्ट करेगा। जी जी सर स्फिंगोसिन क्या है? सर सेरेमाइड्स क्या होता है? अमीनो एसिड। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन उधर इंटरनेट से देख लेनी है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, मैं एक कॉल ले लूँ। ओके सर। सर जी जी सर लेक्चर ले रहा हूँ। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर। यस सर। हाँ जी, स्क्रीन भी शो हो रही है ना आप लोगों को? यस सर। सर हो रही है। जी सर। फास्फोग्लिसराइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल होगा इसमें, विच विल एक्ट एज बैकबोन, 2 फैटी एसिड्स होंगे, फॉस्फेट एंड अमाइनो अल्कोहल, यानी कि फास्फोराइलेटेड अमाइनो अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। यानी कि अल्कोहल के अंदर अगर फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो उसको फास्फोराइलेटेड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन में क्या होगा? स्फिंगोसिन विल एक्ट एज बैकबोन, ठीक है। उसमें एक फैटी एसिड होगा और दूसरा फॉस्फेट कोलिन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात यस करते सर। हैं कोलेस्ट्रॉल की। इट इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल बट नॉट प्लांट। कोलेस्ट्रॉल आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा, प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। इट अफेक्ट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। यही पॉइंट हमने पीछे भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्लूइडिटी को किस तरह अफेक्ट करता है। It can weakly bind to the hydrocarbon tails, making it more difficult for smaller molecule to cross the membrane. ये क्या करता है कि जो हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं, ये वाली जो टेल्स हैं, इनके साथ ये बाइंड होके, ठीक है, ये वाली जो स्पेस होती है इसको क्लोज कर देगा। जब इसको क्लोज कर देगा, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके गुजरने के लिए रास्ता जो है वो तंग हो जाएगा। जब तंग होगा तो उनके गुजरने में फिर प्रॉब्लम होगी। इट कैन वीकली बाइंड टू द हाइड्रोकार्बन टेल्स, making it more difficult for smaller molecules to cross the membrane. Is that clear? यस सर क्लियर। यस सर। If the phospholipids are saturated, अगर ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये वाली जो लेयर है, अगर ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड होगी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेगी, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ यानी कि डेंस स्ट्रक्चर बनाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या करना है कि इसको आप एक दूसरे से दूर दूर करना है। और इससे क्या होगा, जब दूर दूर करेगा तो इससे इसकी फ्लूइडिटी में इंक्रीज होगा, फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। इफ द फास्फोलिपिड्स आर सैचुरेटेड, कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग पैक्ड टू क्लोजली, मेकिंग द मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड, ठीक है। ये क्या करेगा कि इसको आपस में क्लोजली पैक होने से रोकेगा। जब क्लोजली पैक होने से रोकेगा तो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली उनको एक दूसरे से थोड़ा दूर कर रहा है, एक दूसरे से थोड़ा अवे कर रहा है। जब अवे कर रहा है दैट मीन्स वो इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर ये वाले जो फास्फोलिपिड्स हैं ये अनसेचुरेटेड होंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, ठीक है। ये क्लोजली पैक नहीं होंगे। जब ये एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इनको एक दूसरे की तरफ खींच के रखेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा। जब एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा तो इससे क्या होगी, फ्लूइडिटी इसकी डिक्रीज होगी। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कर रहा है, इसकी फ्लूइडिटी पे इफेक्ट कर रहा है, इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। If the phospholipids are saturated, cholesterol prevents them from being packed too closely, making the membrane more fluid. However, if the phospholipids are unsaturated, there are links in the tails where cholesterol molecule can fill in and enter them, making the membrane less fluid. Is that clear? Concept समझ आ गया? आ गया सर। यस सर। ठीक हो गया। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स की आगे बात करते हैं।
Many of these act as receptor substance for binding hormones. ये जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एक्ट एज रिसेप्टर, यानी कि ये एक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, एक रिसेप्टर के तौर पे काम करेंगे फॉर द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स आएंगे, इनके साथ बाइंड करेंगे, जब इनके साथ बाइंड करेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली जो भी उनका एक्शन होगा वो शो होगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। यस सर। ठीक हो गया। जी सर, आ रही है। यस सर आ रही है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेम्ब्रेन की सरफेस पे, उनका दूसरा काम होता है कि वो सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि आपके अपने साथ वाला जो उसका सेल होगा रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेल का ये इसी टिश्यू का सेल है या कोई और सेल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेंगे, यानी कि साथ वाले सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे क्या है कि ये इसी टिश्यू का सेल है या नहीं, ठीक है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिस्टिंग्विश वन टाइप ऑफ नेबरिंग सेल फ्रॉम अनदर। ये वाली जो इसकी एबिलिटी है, इसकी मदद से ये साथ वाले सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट कर सकता है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन इज क्रूशियल इन फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो एक ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इट इज़ द बेसिस फॉर सॉर्टिंग ऑफ सेल इनटू द टिश्यू ऑर्गन्स इन एन एनिमल्स एम्ब्रियो सेल, रिजेक्शन ऑफ फॉरेन सेल्स बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटीजन जाता है तो उसको एज अ फॉरेन सेल समझ के हमारा जो सेल्स होते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। जब रिजेक्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, कोई भी ऑर्गन जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसको उसके अगर सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर उसको फॉरन एज अ फॉरन सेल रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो सिग्नल देंगे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसी वजह से जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो साथ में उसके इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस स्पेसिफिक जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बनाना स्टार्ट कर दे। अगर एंटीबॉडीज बनाएगा तो टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी उस टिश्यू को रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। समझ आ गई? सर आगे The सर। way यस सर। the way cell recognize other cell is probably by surface molecules. ये एक सेल दूसरे सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? बाय द सरफेस मॉलिक्यूल्स और सरफेस मार्कर्स। सरफेस मार्कर्स मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। Surface molecules found on external surface of the plasma membrane that distinguish one cell from the another. From जो सरफेस मार्कर्स होंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो आपको किसी का मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी मदद से एक सेल दूसरे सेल को डिफरेंशिएट करेगा। ये इसकी समरी है, वही सेम चीज़ें जो अभी हमने पूरे लेक्चर में पढ़ी है वही इधर बताया गया। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डिफाइन सेलुलर बाउंड्रीज, डिवाइड सेल इनटू डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स, organize complex reaction sequence and act in signal reception and energy transformation. Membranes are composed of lipids and proteins in varying combination particular to each species, cell type and organelle. The fluid mosaic model describes features common to all biological membranes. The lipid bilayer is basic structural unit. Fatty acyl chain of phospholipid and steroid nucleus of the sterol are oriented towards the interior of the bilayer. Their hydrophobic interaction stabilize the bilayer but give it flexibility. यहाँ तक अप टिल नाउ किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले। समरी में वही चीज़ें बताई गई हैं जो अप टिल नाउ हमने सारी पढ़ी हैं, ठीक है। आप लोगों को जो पिछला पूरा लेक्चर है वो आना चाहिए, तो आप लोगों को समरी सारी समझ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये जस्ट Yes, उसी चीज़ sir. को थोड़ा शॉर्ट करके कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोगों की एक क्विक रिवीजन हो जाए। सर जी जी सर आपने अभी कहा ना कि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं,
तो सर इससे जी, तो जी। हमारा अगर इम्यून सिस्टम तो वीक हो जाएगा ना, तो डिजीजेस होने के चांसेस भी तो हो सकते हैं ना ज्यादा, ऑफ कोर्स होते जैसे हैं, एज नहीं हो जाता इम्यून सिस्टम जी, हो जी, ऑफ जाता है, कोर्स हो तो जाते हो हैं। जाता है। जब भी इसकी तो वजह फिर से इसका करना हम होगा। अपने इम्यून सिस्टम को, देखो ये इम्यूनो सप्रेसेंट देने, ये इसके बाद हम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म कर दें, ठीक है, उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस ओके करते हैं। सर। मैं इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। देखें, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स कौन सी होगी? लिपिड बाइलेयर. लिपिड लिपिड बाइलेयर. बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब्स Membrane as a membrane Is not. membrane is a moving fluid. Membrane as Membrane is a moving fluid. It's a moving fluid. Glycosphingolipids are dash containing lipids. Protein. Sugar. Protein. शुगर। Sugar. Sugar. आपके सामने ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों Sugar, को, क्या है sir. वो? Sugar. ये देखो, Yes, sir, sugar. Sugar is Sugar. stronger है सर जी. जी जी, चलें, ये ठीक हो गया।